नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराने को लेकर। लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, क्या कह रही है और अब प्रत्यक्ष चुनाव पर क्यों छिड़ रही है जंग, जानेंगे सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश सरकार का फैसला पलटते हुए राज्य में महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने का फैसला ले लिया है। राज्य सरकार जहां इसे जनता के हाथ अधिकार देने की बात कह रही है, वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप जड़ रही है। राज्य सरकार का कहना है कि विपक्षी पिछली सरकार ने आम जनता के इस अधिकार को छीन लिया था, जिसे विष्णुदेव सरकार फिर से चुनाव का अधिकार आम जनता के हाथों में देने जा रही है। सुनिए। आप सबको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी, सुनना चाहते थे। महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम प्रत्यक्ष प्रणाली से महापौर और नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। देखिए, जब हम लोग सरकार में थे 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, उस समय भी नगरीय निकाय के चुनाव और अध्यक्ष पद का चुनाव सीधे मतदाताओं से होता था, जिसको पिछली सरकार ने बदलकर इनडायरेक्ट कर दिया था, जिसको फिर हमारी सरकार पिछली सरकार के निर्णय को बदलते हुए फिर से उसको सीधे कर दिए हैं। और निश्चित रूप से इससे हमारे जो नगरीय क्षेत्र के मतदाता हैं उनको सीधे अपना महापौर, अपना नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनने का अवसर मिलेगा। हालांकि विपक्षी दल इस कदम की तीखी आलोचना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि बीजेपी संविधान विरोधी है और संविधान विरोधी कार्य कर रही है। पीसीसी संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकता है, तो फिर महापौर और नगर निकायों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करने में आखिर परेशानी क्या है। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी को देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, संविधान में निहित प्रावधानों पे भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, सांसदों के माध्यम से। मुख्यमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होता है, विधायकों के माध्यम से। लेकिन यदि महापौर का चुनाव और अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही संविधान विरोधी रहा है, इसीलिए उसने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हो या प्रत्यक्ष चुनाव हो, चुनाव में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जिस प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है, प्रदेश के अधिसंख्यक निकायों में और पंचायतों में कांग्रेस के ही प्रतिनिधि महापौर अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीत के आएंगे। कांग्रेस और बीजेपी के आरोपों प्रत्यारोपों के बीच यह तो अब तय हो गया है कि इस साल नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या सरकार का यह कदम संविधान विरोधी है या फिर कांग्रेस पार्टी सिर्फ खींच में सरकार के इस कदम को संविधान विरोधी करार दे रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने भूपेश सरकार के फैसले को पलट दिया है। और जिसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो चर्चा की शुरुआत हम अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे ही करना चाहेंगे।
सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस कह रही है कि अब प्रत्यक्ष प्रणाली से अगर अध्यक्ष महापौर का चुनाव होगा तो यह संविधान विरोधी है, पार्टी संविधान विरोधी है। क्या सचमुच? जी देवेंद्र जी, आपको और माननीय हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनीष बोरा जी को, आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, यहां जो बात स्पष्ट तौर पर आ रही है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने का एक व्यवस्था क्यों भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया। जैसे हम प्रदेश में और देश में अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और हम सब जानते हैं कि एक सदन होता है, एक सभा होती है, उसी तरह चाहे नगरीय निकाय में कहना चाहिए नगर निगम हो या नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, सभी जगह सामान्य सभा का आयोजन होता है। एमआईसी मेयर इन काउंसिल और प्रेसिडेंट इन काउंसिल का निर्माण होता है, जो मंत्रियों की तरह काम करते हैं, उनका विभागवार बंटवारा होता है। तो देवेंद्र जी, हम 1999 से अभी तक देखते आए कि कई बार ऐसा होता था कि मेयर या प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी का होता था और बहुमत दूसरी पार्टी के पक्ष में चला जाता था। तो अमूमन कोई प्रस्ताव जब पास होता था तो उसमें टकराव की स्थिति बनती थी और ऐसी परिस्थिति में वो सरकार के पास अनुमोदन के लिए वो प्रस्ताव चला जाता था और काफी दिनों तक लंबित हो जाता था। तो व्यवहारिक रूप से कांग्रेस की सरकार ने ये चीज समझी कि जिसका बहुमत हो, जैसे हम प्रदेश में या केंद्र की सरकार में करते हैं और सभा भी उसी तरह होती है, जब सारा सिस्टम उसी तरह है तो ये व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि ये संविधान में एक सिद्धांत है, अध्यापक सिद्धांत है, इस विधि को अपनाया जा सकता है। तो हमने उस सिद्धांत को अपनाया और उसी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये पार्षदों की खरीद फरोख्त करना चाहते थे इसलिए ऐसा नियम बनाए, ये कमजोर करना चाहते थे इसलिए प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करवाना चाहते थे। हमारा कहना यह है कि हम तो दोनों चुनावों के लिए तैयार हैं। ये सिस्टम भी हमारे यहां जब माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 1999 में, तो उन्होंने लागू किया और देश काल परिस्थिति के हिसाब से देवेंद्र जी नियमों में बदलाव होते हैं, क्योंकि संविधान की मौलिक चीजों को देखना और जो व्यवहारिक रूप से दिक्कतें आती हैं उसके हिसाब से चाहे हमारे संविधान में संशोधन हो, चाहे इस तरह के कानूनों में वो होते आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का एक साल में दम फूल गया है, कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अकोड़वा कांड रिपीट होने लग गए हैं, मलेरिया और डायरिया से लोगों की मौतें होने लगी, शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर भेजने मांगने से जेल भेजा जा रहा है। मतलब पूरे प्रदेश में अफरा तफरी और अराजकता का माहौल है। प्रशासन और सरकार में ही आपस में टकराव देखने को मिल रहा है, शक्ति के केंद्र बटे हुए हैं। तो ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का गैर जरूरी बदलाव है, ये हमारा कहना है, क्योंकि इनको पता है कि नगरीय निकाय में पिछले चुनाव में भी बुरी तरह विफल हुए थे और अब भी होने वाले हैं। गैर जरूरी बदलाव है या गैर संवैधानिक बदलाव है? गैर जरूरी बदलाव है या गैर संवैधानिक बदलाव है? देखिए, आप इसको गैर संवैधानिक तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कहना चाहिए कि संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल भी हम इसको नहीं कह सकते। ये जरूरी वो बदलाव नहीं है जिसको लेकर ये अपनी पीठ थपथपाए, पर जनता को डाइवर्ट करने के लिए या मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए ये प्रस्ताव आया है और इस तरह की चीजें लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। हमको देखिए, हम इसको भी गैर संवैधानिक नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को जो आदर्शतम स्तर तक ले जाने की बात है, नहीं, उनके कहने का वो लब्बो-लुआब नहीं है। वो कह रहे हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को जो लगातार स्थापित करने का प्रयास होता है उसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक और लोकतांत्रिक ढंग से खत्म करने का प्रयास किया है। अभी आप देखिए, सांसदों विधायकों की ये मंडियां लगा दी तो, और ये कहते हैं कि खरीद फरोख्त पार्षद के चुनाव में यहां होती है जब मेयर बनना है। तो साहब, वहां क्या कर रहे हो आप? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार 18 में बनी थी और बाद में किसकी बन गई? कैसे आप दलों को खत्म कर रहे हैं, कैसे आपने पूरे सिस्टम को कलुषित करने का प्रयास किया? तो देखिए, ये भाजपा का सिर्फ मुद्दों से डाइवर्ट करने का फंडा है। जी, हमारे साथ आलोक दुबे जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हो चुकी है और अनिल सिंह चौहान जी जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं अपना पक्ष रख चुके हैं। उनका कहना है कि जो बदलाव किया गया है गैर जरूरी है। हालांकि इनके अन्य नेता भी, अगर जो कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ये जो है संविधान विरोधी बदलाव है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपका क्या कहना है, इस पर उत्तर दीजिए। हालांकि अनिल सिंह चौहान जी इसे गैर संवैधानिक नहीं बता रहे हैं, गैर जरूरी बदलाव बता रहे हैं। जी
देखिए, मेरे भाई अनिल जी ने अभी जितनी भी बातें की कि हमने नियम में जो बदलाव कर दिया है वो गैर संवैधानिक या गैर जरूरी है। तो अनिल सिंह जी को मैं 2019 के नगरीय निकाय चुनाव में ले जाता हूं। इनको अगर जानकारी होगी तो नगर निगम कोरबा, नगर निगम रायपुर, दोनों में पार्षदों की संख्या में हम सबसे बड़े भाजपा के पार्षद थे। उसके बाद कोरबा में जयसिंह अग्रवाल बैठ गए, रायपुर में एजाज ढेबर निर्दलीय पार्षदों की बोली लगाकर मुख्यमंत्री निवास में भूपेश बघेल जी से मिलवाकर रातों रात उस अल्पमत को बहुमत में बदल दिए। तो कांग्रेस का ये चरित्र और चेहरा है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव न कराकर अप्रत्यक्ष चुनाव भूपेश बघेल जी ने कराया। डॉक्टर रमन सिंह जी जब हमारी सरकार थी 2004 में, 2009 में, दोनों में हम लोगों ने प्रत्यक्ष चुनाव कराया और प्रदेश में पूर्ण बहुमत पाया। 2014 में भी अमूमन वही स्थिति रही। मगर माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने जब देख लिया कि हम नगरीय निकाय में बहुमत नहीं पाएंगे तो इन लोगों ने अप्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय लिया और पार्षदों के माध्यम से नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में अध्यक्ष बनवाया। और खुलेआम पूरे प्रदेश में पार्षदों को प्रशासनिक धमकी देकर, उनके परिवारजनों के ट्रांसफर की धमकी देकर, खरीद फरोख्त करके, रायपुर और कोरबा का उदाहरण तो आईने की तरह साफ है। तो हमने जो संशोधन किया है वो आम जनता से हमारा प्रतिनिधि चुने, हम आम जनता से चुन के आए, नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए, नगर पालिका अध्यक्ष बनाए, नगर निगम में मेयर बनाए, तो उसमें हमारे जनाधार का पता भी लगेगा। और हमने 2004, 2009 और 2014 में इस प्रदेश की जनता में तीनों निकाय में हम लोगों ने बहुमत पाके और बढ़िया सरकार चलाई। तो हमने तो एक उदाहरण आदर्श का प्रस्तुत किया। मेरे भाई अनिल सिंह कह रहे हैं तो 2019 के स्थानीय निकाय के चुनाव में प्रदेश में 184 नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम, 48 नगर पालिका, बाकी नगर पंचायत। पूरे जगह के चुनाव में पेपरों में भरा हुआ है। जहां भाजपा के पार्षद थे वहां भी ये खरीद फरोख्त तो प्रशासनिक आतंक मचाकर और हमको अल्पमत में कर दिए, अपने बहुमत में आके नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में एक तरफा सरकार बना लिए। चलिए ठीक है। हमने तो आम जनता से मतलब ये सब ना हो, ये सब ना हो, इससे बचा जा सके इसलिए नियम में परिवर्तन किया गया है। चलिए, मनीष बोरा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। मनीष बोरा जी, सवाल यहां पर यह है कि आवश्यकता, जरूरी और जरूरत, अनिल चौहान जी कह रहे हैं कि ये गैर जरूरी बदलाव है, जबकि जरूरत के बारे में आलोक दुबे जी ने बखूबी बताया है। क्या लगता है आपको कि क्या ये चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं कराने चाहिए थे सरकार को, या अच्छा कदम है? जी देखिए, सीधे तौर पर चीज ये समझ में आती है कि राजनीतिक दल जो सत्ता में पहुंचते हैं और सरकार में आने के बाद में ये जो नगरीय निकाय, नगर पंचायत और इनके जो चुनाव होते हैं, ये सीधे तौर पर ये माना जाता है कि ये जो चुनाव है ये सरकार की कार्यप्रणाली पर मोहर लगाने वाले चुनाव हैं। यदि वहां पर बहुमत मिलता है तो सीधे तौर से सत्ताधारी दल इस बात को प्रचारित करता है कि ये जो बहुमत मिला है ये बहुमत हमारी सरकार के कामों पर जनता की मोहर है। इस बात को लेकर के वो प्रचारित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं उसमें देखिए, सत्ताधारी दल जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से इस प्रणाली में परिवर्तन करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उसने इसको चेंज
किया, चेंज करने के बाद जो है जनता सीधे तौर पे महापौर चुनने लगी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, उसको लगा कि हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो उसमें परिवर्तन कर दिया, पार्षद मिल करके जो है वो इसका चुनाव करते हैं। लेकिन एक बात इसमें यह है कि सत्ताधारी दल अपनी सुविधा के हिसाब से इसको परिवर्तन करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी चीज ये कि व्यवहारिक दिक्कतों को समझना होगा। व्यवहारिक दिक्कतें जो समझ में आती चीजें तौर पर यह होता है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने में महापौर का सीधे चुनाव होता है और महापौर के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। न तो वो पार्षदों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, न कोई सदस्यों को महत्व देते हैं। तो ये जो स्थिति बनती है, निश्चित रूप से ये स्थिति चिंताजनक होती है, जिससे नगर निगम और नगर पालिकाओं के कार्यों में विकास कार्य जो होते हैं उन विकास कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती है। क्योंकि स्थितियां ऐसी स्थिति बनती है कि महापौर किसी पार्टी का होता है, नगर निगम में दलीय स्थिति जो रहती है उसमें किसी और दल को बहुमत मिलता है, एमआईसी किसी और दल की होती है, सरकार किसी और दल की होती है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की स्थितियां बनती है कि जिन चीजों को एमआईसी पास करती है उसको सरकार पास नहीं करती, जिसको सरकार पास कर देती है उसको एमआईसी पास नहीं करती। तो कुल मिला के सीधे तौर पे इन चीजों का जिसका फायदा राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के हिसाब से लेना चाहते हैं, उसमें अंततोगत्वा जो नुकसान होता है वो सीधे तौर पे जनता का नुकसान होता है। क्योंकि इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बीच में विकास कार्यों की श्रेय लेने की होड़ के बीच में जनता जो है वो सीधे तौर पे सीखती है। जो विकास कार्य सीधे तौर पे होना चाहिए वो विकास कार्य नहीं हो पाते और ये राजनीतिक दांव पेच में उलझ जाते हैं। तो इस बात को समझना होगा और इस व्यवहारिक दिक्कत को देखते हुए ये निर्णय लिया जाना चाहिए था। अभी जो निर्णय लिया गया है, मैंने कहा ना कि ये जो निर्णय लिए जा रहे हैं राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से निर्णयों को लेकर के आ रहे हैं, इसमें जनता का कोई लेना देना नहीं है। सीधे तौर पर जनता के लिए तो सीधे तौर पर यह है कि भाई जो विकास के कार्य हो रहे हैं नगर पंचायत के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से वो विकास कार्य हो। मगर ये स्थितियां जब बनती है जिस पर कि महापौर पर एमआईसी का कोई नियंत्रण नहीं होता, महापौर को एमआईसी से कोई नियंत्रण नहीं होता, पार्षदों का बहुमत कुछ और रहता है और एमआईसी किसी और की रहती है। ये जो पूरी स्थिति है, अजीबो गरीब स्थिति बनती है, इन स्थितियों में अंततोगत्वा जनता का नुकसान होता है। जी, जनता का नुकसान होता है। जो स्थितियां और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से सरकार चला रही हैं और अपने अपने तरीके से परिवर्तन कर रही हैं। आलोक दुबे जी, हम आपके पास ही आएंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद बारी तो अनिल सिंह चौहान जी की है, लेकिन चलिए आलोक दुबे जी के पास ही आएंगे हम। अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सुविधा के अनुसार नियमों में सभी पार्टियां परिवर्तन कर रही हैं। आपने कहा कि कांग्रेस आई तो अपने तरीके से उन्होंने नियम बदले, प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने की सुविधा दी। अब आप आए हैं, यानी कि बीजेपी आई है तो इसे प्रत्यक्ष चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। सवाल यहां पर यह है कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष हो चुनाव, जनता को इसमें लाभ क्या है? जनता को क्या लाभ है दुबे जी कि आपने इसे प्रत्यक्ष? आपने अच्छा प्रश्न। जी जी जी। देखिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता को दो लाभ है। जनता प्रत्यक्ष चुनाव में जिसको भी नगर पंचायत में अध्यक्ष बनाए, नगर पालिका में अध्यक्ष बनाए, नगर निगम में अध्यक्ष बनाए, ये आम जनता से चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। प्रशासन में उसकी हनक और पकड़ ज्यादा होती है और इस हिसाब से प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर हो, आयुक्त हो, सीएमओ हो, नगरीय निकाय के सेक्रेटरी हो, डायरेक्टर हो, वो बात को सुनते हैं कि भाई ये 50,000 व्यक्ति का लीडर है, 1 लाख व्यक्ति का लीडर है, 5 लाख व्यक्ति का ये डायरेक्ट लीडर है। हम इनकी बातों को सुने, इनके बातों पर हम विकास कार्यों को मंजूरी दें, बजट सैंक्शन करें। ये एक माने जो भी जनता से चुन के आता है अध्यक्ष हमारा, महापौर हमारा, वो एक ताकतवर जनप्रतिनिधि रहता है। उसकी जनता में, प्रशासन में एक साख होती है। अब प्रत्यक्ष चुनाव में लाभ नुकसान ये है कि
अब वो नगर निगमों में कहीं 40 पार्षद, कहीं 48 पार्षद, कहीं 70 पार्षद हैं। पार्षदों के बीच वो क्या आता है, तो प्रशासन में जो प्रशाक या एक पकड़ होती है, या मंत्रालय में रायपुर में जो एक हनक होती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित अध्यक्ष होते हैं, महापौर होते हैं, उनको नहीं होती जी। और जो आम जनता से चुन के पूरे नगर से, पूरे नगर निगम क्षेत्र से, पूरे नगर पंचायत से आता है, वो एक मजबूत अध्यक्ष या महापौर होता है। ये दोनों बेसिक अंतर मेरा नगर पालिका में भी पार्षद रहने का अनुभव है, नगर निगम में मैं 2 बार पार्षद हूँ, अभी भी पार्षद हूँ, तो मैं अपनी बेसिक अंतर। मनीष बोरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जल्दी से, क्योंकि चौहान साहब का नंबर है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आलोक दुबे जी से कि मुख्यमंत्री का चुनाव भी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो क्या मुख्यमंत्री की पकड़ प्रशासन में नहीं होती है? इसका जवाब आलोक दुबे जी के दे। दूसरी बात ये कि यदि ये स्थितियां हैं, क्या वही व्यक्ति जो जनता से सीधे तौर पे चुना जाए उसकी धमक होगी, बाकी जो पार्षद जिनको चुन रहे हैं उसकी धमक नहीं होगी? पद तो उसके पास वही है, काम करने के लिए उसके पास अवसर वही है, उसके पावर्स वही है, तो उसमें कहाँ से फर्क पड़ जाता है इन बातों का? इसका जवाब दे दें। मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो क्या इन दोनों के पास में पावर नहीं होते? दुबे जी जवाब दीजिए उसके बाद। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार महोदय के बात का मैं सम्मान करता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मगर मुख्यमंत्री का जो चयन है वो उसका दायरा पूरे प्रदेश का हो गया। मैं पुनः कह रहा हूँ कि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम का जो महापौर है उसका दायरा सीमित है और अपने नगर में वो सरकार का मुखिया होता है। तो इस नाते पुनः मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि उसकी प्रशासनिक पकड़, प्रशासन में पूछ परख, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष या महापौर से ज्यादा होती है, क्योंकि जनता में इसकी स्वीकार्यता ज्यादा है। अधिकारी भी घबराते हैं कि अगर हम बात नहीं सुनेंगे तो ये धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, पूरी जनता उमड़ आएगी। प्रशासन में स्वीकार्यता ज्यादा इसकी हो जाती है स्थानीय स्तर पे, प्रशासन में स्वीकार्यता ज्यादा हो जाती है स्थानीय स्तर पे। आपके कहने का तात्पर्य यह है। अनिल सिंह चौहान जी जवाब दीजिए। देवेंद्र जी बहुत विद्वान है आलोक दुबे जी, लेकिन मैं इसको कुतर्क मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, और आपके विद्वान दर्शकों पे फैसला छोड़ता हूं कि अगर प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, जो मनीष बोरा जी बहुत विद्वान है, उन्होंने मुझसे पहले सवाल उठाया, तो क्या वो कमजोर होते हैं? डायरेक्ट जनता चुनेगी तभी प्रधानमंत्री देश का मजबूत होगा या मुख्यमंत्री मजबूत होगा? नहीं तो नहीं होगा। स्थानीय भनक, ये जलवा, ये आन बान शान, मैं देखिए विधि से ऊपर नहीं मानता। दूसरा, आप सभी तीनों विद्वान लोग बैठे हैं, मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं कि महापौर 3 पार्षदों के साथ एक दल से निर्वाचित हो गया, मान लीजिए 30 की सदस्य संख्या है और 27 दूसरे दल के पार्षद आ गए, तो क्या इससे व्यवधान नहीं आएगा? अगर ये व्यवस्था लागू करनी थी तो हमने व्यवहारिक रूप से देखा था कि ये दिक्कतें आ रही हैं, तो महापौर को और शक्तियां देनी थी या कुछ और अमेंडमेंट करना था जिससे ये व्यवहारिक दिक्कतें दूर हो सके। हमारे जो संचार प्रमुख ने सवाल उठाया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अगेंस्ट चलती है भाजपा, या ऐसे असंवैधानिक टाइप के जो कानून बनाती हैं या इस तरह के नियम पास करती हैं, उनका सवाल यही था कि आपने वैकल्पिक व्यवस्था क्या दी? ऐसे टकराव जो हर स्थानीय निकाय में हो रहे हैं, कई जगह तो आपको बता दूं कि महापौर के साथ एक पार्षद होता है, बाकी सब विपक्ष के हो जाते हैं, और उसके बाद महापौर कैसे काम करेगा, कैसे एमआईसी पीआईसी बनाएगा, और दल बदल कैसे वहां लागू होगा, और लोकतंत्र कैसे ज्यादा स्वस्थ होगा, दल बदल को हम कैसे रोकेंगे? इसके लिए लिखित व्यवस्था और कानून बनना चाहिए और व्यवहारिक रूप से इन चीजों को लागू करना चाहिए। एक बात हो गई। दूसरी, देखिए आलोक दुबे जी ने एक बात कही कि हम बहुत ज्यादा चुनाव जीतते थे 4 में 9 में, मैं उसका स्पष्ट रूप से खंडन करता हूं। स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे नगरीय निकाय हो चाहे पंचायत के हो, त्रिस्तरीय पंचायत के, कांग्रेस का पलड़ा इस स्टेट में हमेशा भारी रहा, चाहे प्रत्यक्ष चुनाव हुए हो चाहे अप्रत्यक्ष हुए हो। मेरा कहना यह है कि जो धर्मांधता,
धन बल और दूसरे जो मुद्दे हैं जिसपे ये जनता को भटकाने का काम करते हैं वो असफल हो जाते हैं इन चुनाव में। और क्योंकि ये स्थानीय लेवल का बहुत छोटा चुनाव है और स्थानीय मुद्दे बहुत गर्म रहते हैं, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी हर बार हारती रही है। धर्म की अफीम और जो इस तरह से गुमराह करना, धन बल उपयोग करना, एजेंसियों का इस्तेमाल करना है, कहीं ना कहीं फेल रहता है। और ये जो कह रहे हैं पार्षदों की खरीद फरोख्त की बात, तो मैं फिर कहूंगा कि सांसदों और विधायकों की मंडी कैसे लगी पूरा देश जानता है। चंडीगढ़ में क्या हुआ, इंदौर में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, यह भी पूरा देश जानता है। मध्य प्रदेश में 2018 में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, सारे लोग जानते हैं कि कैसे सरकारें बनती हैं, कैसे केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके लोकतंत्र का दमन करके दल बदल होता है, कैसे राकपा और शिवसेना जैसे दल टूट के आज बिखर गए, चिन्ह की लड़ाई चल रही है, कैसे खाते सीज किए गए। वो ज्यादा अलोकतांत्रिक कदम है, असंवैधानिक कदम है। जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज हैं उनको किल करने का काम है। उसकी रक्षा के लिए जनता को, समस्त सम्माननीय विद्वान पत्रकारों को, लेखकों को और सभी दलों को एक मंच पर आके गहन चिंतन करना चाहिए कि कोई भी सरकार हो, किसी भी दल को हो, जब डेमोक्रेसी बचेगी, देश बचेगा, तब सब कुछ बचेगा। तो इस दिशा पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहले भी गड़बड़ियां हुई होंगी देवेंद्र जी, लेकिन सब्जी में नमक की तरह हुई है। ये तो नमक की सब्जी बन रही है। देखिए, राजनीति कलुषित है, पर इतनी कलुषित नहीं हुई जो 2014 के बाद। आप भी मानते हैं और कि इस तरह के तर्क दे देना होती रही हैं। तो देखिए, ये तो सतयुग और त्रेता युग में हुई है देवेंद्र जी, ये तो कलयुग है। गलतियां तो हुई हैं, पर इतने बड़े पैमाने पे जो चीजें हो रही हैं वो डेमोक्रेसी को किल करने वाली चीजें हैं। और इस तरह के कुतर्क दे देना कि साहब जनता से चुन के आएगा तभी प्रभावी रहेगा, उसका मुंह बड़ा दिखेगा, उसकी गाड़ी बड़ी हो जाएगी, उससे लोग डरने लग जाएंगे, मैं ये समझता हूं इसके बजाय वैधानिक व्यवस्थाओं की बात होनी चाहिए। व्यवहारिक दिक्कतों का सामना जो हम करते हैं स्थानीय निकायों पे, उस पे कांग्रेस की सरकार ने एक प्रयास किया था, उसमें 2 कदम और बढ़ना चाहिए। सवाल इस बात का है कि भाजपा की सरकार आने के बाद जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दो, गोबर खरीदी बंद कर दो, राजीव अमितान क्लब बंद कर दो, बेरोजगारी भत्ता बंद कर दो, लेकिन विकल्प मत दो, आत्मानंद बंद कर दो। विकल्प देना चाहिए सरकार को, या कमियां हैं तो उसको दूर करके कोई भी सरकार बदले देवेंद्र जी, प्रयास ये होना चाहिए जन कल्याणकारी योजनाओं को और बेहतर ढंग से आप लागू करें। बंद करना द्वेष बस, ये मैं सही नहीं मानता। और इस तरह के कदम सनसनी पैदा करने के लिए जो उठाती है भाजपा, जो अभी उठाया उन्होंने, वो सही नहीं है। या तो पूरी तैयारी करके उठाते जिसमें कैसे इस समस्या का समाधान होगा वो हल होता। चलिए, अपने अपने तर्क हैं और वास्तव में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली पर लगातार वर्षों से बहस होती चली आई है और ये बहस छत्तीसगढ़ में आज जो है तेजी से हो रही है। समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली, किस प्रणाली से चुनाव हो और कौन सा अच्छा है, भारत ने दोनों प्रणालियों को अपनाया है। जो अच्छा लगे उस प्रणाली को आप लागू कर सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर जो स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, अगर इनमें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में घमासान हो रहा है। जो बीजेपी की सरकार थी पहले, उसने प्रत्यक्ष प्रणाली अपना रखी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाया। लेकिन पुनः बीजेपी की सरकार आने के बाद इसे प्रत्यक्ष प्रणाली में परिवर्तित किया गया, यानी कि अब जो चुनाव होंगे सीधे महापौर के और पंचायत अध्यक्ष के, वो सीधे जनता द्वारा होंगे। ठीक है, होने चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार, और ये दोनों व्यवस्थाएं लोकतंत्र में निहित हैं, इसलिए इसे असंवैधानिक करार नहीं दिया जा सकता। हां, इसमें तर्क वितर्क किए जा सकते हैं और वो तर्क वितर्क हो रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।